बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लासेस में हम लेसी और लेसॉर की अकाउंटिंग को देख चुके। लेसी के बुक्स में हमने अकाउंटिंग सीख ली, लेसॉर के बुक्स में हमने देख लिया फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग किस तरह परफॉर्म की जाती है। आज हम लेसी और लेसॉर की अकाउंटिंग को बिल्कुल पैरेलल रख के देखना चाहते हैं कि क्या किसी पॉइंट पर लेसी और लेसॉर के अकाउंट में कोई फ़र्क आता है कि नहीं आता। मिसाल के तौर पर हमने ये देखा कि जिस अमाउंट पर लेसी ने लीज ऑब्लिगेशन रिकग्नाइज की, एग्जैक्टली उसी अमाउंट पर एनआईएल के तौर पर लेसॉर ने फाइनेंस लीज रिसीवेबल रिकग्नाइज किया नेट अमाउंट पर, या ग्रॉस पे रिकग्नाइज तो ग्रॉस के अंदर जीआईएल और यूएफआई का नेट डिफरेंस लेने के बाद एनआईएल वही नेट अमाउंट के बराबर आया। तो क्या कोई चीज ऐसी है जो लेसी और लेसॉर की अकाउंटिंग में या दोनों के बुक्स में चार्ज होने वाले इंटरेस्ट में फर्क कर सकती है? यस, वो चीज है यूजीआरवी, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो अगर किसी क्वेश्चन में यूजीआरवी होगी तो यूजीआरवी का लेसी की अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक। लेसी जो अकाउंटिंग करेगा वो लीज पेमेंट्स की अकाउंटिंग करेगा और जीआरवी की करेगा, और अगर जीआरवी नहीं होगी तो बीपीओ की करेगा। लेकिन जो यूजीआरवी वाला पोर्शन है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, लेसी उसकी अकाउंटिंग नहीं करेगा। अच्छा, प्रैक्टिकली अकाउंटिंग पहले कौन परफॉर्म कर रहा है? लेसॉर, क्योंकि लेसॉर एसेट लीज पे दे रहा है। और बाद में अकाउंटिंग कौन परफॉर्म कर रहा है? लेसी, के लेसी लीज पे एसेट एक्वायर कर रहा है। तो हम लेसॉर और लेसी दोनों की अकाउंटिंग को आज बिल्कुल पैरेलल रख के देखना चाहते हैं। तो उसको समझने के लिए कि क्या कोई डिफरेंस आता है, डिफरेंस नहीं आता। अगर यूजीआरवी नहीं होगी तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा इंटरेस्ट में भी, और उसकी बुक्स में लायबिलिटी में, और इसकी बुक्स में क्या कहते हैं, नेट रिसीवेबल्स के अंदर। बहरहाल, तो आपके सामने ये बातें सारी रखने जा रहा हूँ आज के क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 18 रीड करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ आता है? सियालकोट फाइनेंस एग्रीड टू लीज अ मशीन to Jhang Construction commencing on 1st January 2000 January year 1। ईयर 1 को आप 2011 बोलने हमारी आसानी के। तो 1 जनवरी को सियालकोट फाइनेंस एक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। तो लेसॉर के लिए देखना पड़ेगा कि लेसॉर कौन है। फाइनेंस कंपनी है यानी कि नॉन डीलर है, या फिर लेसॉर जो है वो क्या है, या फिर लेसॉर जो है वो क्या है, डीलर या मैन्युफैक्चरर। लेसॉर में तो आपको देखना पड़ेगा फाइनेंस लीज वाले केस। याद है ना सारी बातें सब लोग? द लीज वॉज अ 6 years फाइनेंस लीज। तो इधर तो क्वेश्चन ने आसानी से बोल दिया लीज फाइनेंस लीज है ऑफ अ मशीन ऑन 1st January year 1 2011 मान लिया हमने, विद एनुअल लीज पेमेंट ऑफ 18,000 पेएबल इन एरियर्स। ठीक है जी, लीज पेमेंट कितनी है? 18,000 है, जो कि साल के एंड पे करनी है। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज वॉज 80,000। जो मशीन परचेज की गई है उसकी फेयर वैल्यू 80,000 रुपए। एंड सियालकोट फाइनेंस इनकर्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹2,000। और सियालकोट ने इसको, मशीन को अवेलेबल फॉर यूज करने के लिए, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन करने के लिए, उसको लेसॉर तक पहुंचाने के लिए, उसको अवेलेबल फॉर यूज करने के लिए। देखिए, अगर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसी इनकर करेगा तो लेसी उसकी अपनी जेब से उतना कैश या बैंक क्रेडिट करेगा और एचएल की कॉस्ट का पार्ट बना देगा। लेकिन अगर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसॉर इनकर करेगा तो वो उससे एसेट की एनआईएल, नेट इन्वेस्टमेंट रिलीज में इजाफा हो जाएगा। मतलब एक तो लेसॉर ने 80,000 का एसेट खरीद के इन्वेस्टमेंट, प्लस लेसॉर ने अपनी जेब से 2,000 रुपए और खर्च कर दी। जो 2,000 रुपए उसने खर्च किए उससे उसकी इन्वेस्टमेंट और बढ़ गई। तो अब लेसॉर को बतौर इन्वेस्टर लेसी से अपने 80,000 रुपए की मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू भी रिकवर करनी है, और साथ साथ जो 2,000 रुपए उसने अपनी जेब से मजीद खर्च किए उसको अवेलेबल फॉर यूज करने के लिए वो भी रिकवर करने। तो इस तरह एनआईएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 82,000 हो जाएगी। इसको हम 80,000 नहीं बोल सकते इस केस में। तो इसका मतलब क्या है? इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट को अप्लाई करके जो प्रेजेंट वैल्यू आनी चाहिए वो 80,000 नहीं बल्कि 82,000 के बराबर आनी चाहिए। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, जब लीज एंड होगी तो लीज पीरियड के एंड पर रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द लीज एसेट एट द एंड ऑफ द लीज इज 10,000। तो लीज पीरियड के एंड पर जो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 10,000 रुपये होगी। द लेसी हैज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ ₹8,000। इसका मतलब क्या है? लेसी ने रेजिडुअल वैल्यू का 80% गारंटी दिया।
लेसी ने रेजिडुअल वैल्यू की 100% गारंटी नहीं दी। तो इसका मतलब क्या है, लेसी इन केस ऑफ जीरो रेजिडुअल वैल्यू, अगर ये एसेट लीज पे वापस आने के बाद कोई रिकवरी नहीं कर पाता, इसकी मार्केट वैल्यू जीरो होती है, तो फिर उस केस में लेसी को अपनी जेब से कितना पे करना पड़ेगा, 80,000 पे करना पड़ेगा, 80,000 सॉरी 8,000 पे करना पड़ेगा, 10%, 10,000 का 80%। इसका मतलब क्या है, गारंटी में बंदा अपनी कोई परसेंटेज डिफाइन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये बात आप लॉ में पढ़ चुके हैं कि भाई आप 100% गारंटी ना दें बल्कि आप पार्ट गारंटी दें। तो एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड पर या लीज पीरियड के एंड पर रेजिडुअल वैल्यू बचनी चाहिए कितनी, 10,000 रुपए, लेकिन उसमें से गारंटी दी है 80% की, 8,000 की लेसी ने। इसका मतलब क्या, 2,000 की गारंटी नहीं दी। जरा देखिएगा बेटा, इस सिनेरियो को मैं आपके सामने कैसे रखता हूँ, इस सिनेरियो को मैं आपके सामने ऐसे रखता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, अब आपके सामने 18,000, 18,000, 18,000, 18,000 और 18,000 की 6 पेमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एसेट की रेजिडुअल वैल्यू कितनी, 10,000। 10,000 में से 10,000 क्या रेजिडुअल वैल्यू, 10,000 में से 8,000 की गारंटी ली किसने, लेसी ने, ये कहलाएगी GR। और 2,000 की गारंटी नहीं ली, ये कहलाएगी UGR। तो अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में UGRV का होना क्या करेगा, लेसी और लेसॉर की अकाउंटिंग में फर्क क्रिएट कर देगा। ये सारी बातें ध्यान में रखिए। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आता है यहाँ तक? ये क्वेश्चन क्या डिफाइन कर रहा है, 18,000 की 6 पेमेंट्स हैं, और उसके बाद लेसी से 6 पेमेंट्स रिकवर की जाएंगी और GRV रिकवर की जाएगी, ठीक है जी ना। अब जरा देखिएगा, मैंने क्या बोला, इनको लेके चलते हैं पैरेलल। तो ऑब्वियसली स्टार्ट हम लेसॉर के बुक्स में करेंगे, इस चीज को देखिएगा। तो अब लेसॉर के बुक्स में हम GIL NIL किस तरह वर्कआउट करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अच्छा जी, GIL NIL एंड UFI, ठीक है। GIL NIL UFI, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब जरा बहुत तवज्जो देखिएगा, लीज पेमेंट्स 18,000 की एक पेमेंट है, ऐसी कितनी पेमेंट आएंगी, 6। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 6। आप सबके जवाब का मुंतजिर। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1,08,000। एड GRV, GRV कितनी है, 10,000 या 8,000,
8,000। एक लाख 8,000 और 8,000 कितने हो जाएंगे बेटा? 1,16,000। ठीक है, अब ये 1,16,000 लेसी से रिकवर होने ही होने, तो लेसी से लेसौर जो है वो क्या रिकवर करेगा? 1,16,000। ठीक है, तो ये कहलाएंगी हमारे पास क्या? टोटल लीज पेमेंट्स, जो कि रिकवर किससे होंगी? लेसी से। अब इसमें ऐड कर दें वो पोर्शन जो लेसौर रिकवर तो करेगा लेकिन लेसी से रिकवर नहीं करेगा, उसका रिस्क जो है वो खुद बेयर करेगा, वो है यूजीआरवी 2,000, अनगारंटीड रिटर्न वैल्यू। तो जीआईएल का टोटल आंसर क्या है आपके पास? जीआईएल का टोटल आंसर क्या है आपके पास? 1,18,000। जवाब दे बेटा। करेक्ट, ओके, गुड, सही है। ओके ना, अब बारी आती है किसकी? एनआईएल की, नेट इन्वेस्टमेंट लीज। एनआईएल एनआईएल जो है वो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करके, एनआईएल जो होगा वो 1,18,000 की प्रेजेंट वैल्यू होगी और वो प्रेजेंट वैल्यू लाजमी 82,000 के बराबर ही होनी चाहिए। वो रेट जिस रेट से 1,18,000 की प्रेजेंट वैल्यू 82,000 के बराबर हो जाएगी जो लेसौर ने रिकवर करनी। लेसौर ने अपनी लगाई हुई कितनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है? 82,000। 80,000 मशीन, 2,000 उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, वो लेसौर ने अपनी जेब से पे किए। तो लेसौर को अपने लगाए हुए कितने अमाउंट रिकवर करना है बेटा? लेसौर को अपने लगाया हुआ कितना अमाउंट रिकवर करना है? 82,000। ये लेसौर की इन्वेस्टमेंट है। तो अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन तमाम वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू को 82,000 के बराबर ले आएगा, वही क्या कहलाएगा? हमारा इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये बात मैं आप करूंगा आपके साथ कि इसको इम्प्लिसिट क्यों बोलते हैं। इम्प्लिसिट मतलब छुपा हुआ। तो ये किससे छुपा हुआ है? हो सकता है ये लेसी से छुपा हुआ हो, लेकिन ये मालूम किसको है? लेसौर को। ठीक है, जरूरी नहीं कि लेसी जो है, लेसौर जो है वो लेसी को इंटरेस्ट क्या करे? कोट करे कि उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है इस लीज के ऊपर, उसका आईआरआर कितना है। तो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेसौर का आईआरआर है, जो कि लेसी से छुपा हुआ भी हो सकता है, लेसी को मालूम होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये लेसी को कोड भी किया जा सकता है। क्या ये बातें सारी समझ में आती हैं बेटा आप लोगों को? जवाब दें प्लीज। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं। अब आप निकालें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ठीक है जी, और वो कैसे निकाल रहे हैं आप? 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताइए? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 10.798। 1.10798। की पावर -6 डिवाइड बाय 0.10798। ठीक है, जवाब दे बेटा, बताइए क्या आंसर आता है इसका? बोलिए क्या आंसर आता है इसका?
76,595 76,595 चलिए, उसके बाद ऐड कर दें इसमें क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GRV जो कि 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10798 की पावर -6 के बराबर। बताओ बेटा, क्या आंसर आता है? 4,324। अब आप क्या कर दो, इसका सम कर दो, बॉक्स बना दो। इस सम कितना हो बताओ? $80,919। गुड। अब इसमें क्या कर दो आप, इसमें ऐड कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV 2000 इंटू 1.10798 की पावर -6। बताओ बेटा क्या आंसर आता है? 1081। तो अब ये अब जरा 80,919 में जब आप ऐड करोगे क्या, 1081, तो आंसर बनेगा पूरा 82,000। ऐसे ही। और डिफरेंस क्या आएगा आपके पास? UFI, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, कितनी आ रही है बताओ बेटा? 36,000। ठीक है। अब तवज्जो वाली बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो समझेगा बराए मेहरबानी। लेसोर की जो अकाउंटिंग है वो GRV मिलाकर है, UGRV मिलाकर है, और लेसी की अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ GRV तक महदूद है। यानी राइट ऑफ, अगर इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेसी को मालूम है तो वो जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा किसकी, पेमेंट्स की और GRV की, तो वो प्रेजेंट वैल्यू 80,919 के बराबर आएगी बेटा, 80,919 के बराबर आएगी। तो लेसी अपनी बुक्स में जो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज करने जा रहा है ना बेटा, वो इस केस में 82,000 पे कैपिटलाइज नहीं कर रहा। लेसी की अकाउंटिंग 80,919 पे रहेगी, क्योंकि लेसी की कैलकुलेशन में UGRV शामिल नहीं होगी। UGRV का ताल्लुक किससे है? लेसोर से, और लेसोर ने UGRV वाली रेजिडल वैल्यू का जो है वो गारंटी लेसी से ऑब्टेन नहीं की। तो जो 2,000 रुपए UGRV है उसके लिए लेसी बाउंड नहीं है कि वो लेसोर को क्या करे, पे करे। तो अब यहाँ पर UGRV के होने से लेसी और लेसोर की अकाउंटिंग में फर्क आ गया, दोनों के शेड्यूल में फर्क आ गया, दोनों के इंटरेस्ट में फर्क आ गया। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उसको दिमाग में बिठा लीजिए प्लीज।
जैसे मिसाल के तौर पे अब आप जानना चाहते हैं जनाब कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। तो अगर लीज फाइनेंस लीज है तो फिर आप उस केस में जो क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू उठाते हैं ना लीज पेमेंट्स की, जिसको आप फेयर मार्केट वैल्यू से डिवाइड करते हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू ये होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स का मतलब क्या है कि जो लेसी से रिकवर होगा, इसको डिवाइड करना है बेटा किससे, फेयर मार्केट वैल्यू से। एनआईएल तो हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर आएगी। लीज को अगर फाइनेंस लीज के तौर पे देखना है तो जो लेसीज से रिकवर होगा, जो लेसीज से रिकवर होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू पिक करनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करना है फेयर मार्केट वैल्यू से। वरना किसी भी केस में एनआईएल तो हमेशा एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर आएगा। तो अगर आप वो क्राइटेरिया ढूंढ रहे हैं कौन सा वाला, के व्हेन लीज पेमेंट इज सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एन एसेट्स फेयर मार्केट वैल्यू, कि जब लीज जो है, लीज पेमेंट जो है वो एसेट की तकरीबन फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर है, तो उसमें आप उस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू से डिवाइड करें, जो किससे रिकवर होगी, लेसी से। अदरवाइज एनआईएल तो 82,000 ही आएगा, चाहे लेसी से कोई पोर्शन रिकवर हो या ना हो। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं आपको, जिसमें गलती होने के इम्कानात हैं। हाँ बेटा बोल दीजिए, सब लोग रिस्पॉन्स कर दीजिए कि ये बात पिक की आप लोगों ने। ये मैं क्राइटेरिया के लिए बता रहा हूँ ये बात, प्लीज रिस्पॉन्स कीजिएगा सब लोग। हाँ जी, तो लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू लेसी से कितना रिकवर होगा, 82,000 या 80,919, 80,919। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं लीज फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज, उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को डिवाइड करें फेयर, तो आप 80,919 को डिवाइड करेंगे किससे, 82,000 से। जब 82,000 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो फिर उस केस में आपको पता लगेगा ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज। तो ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लेसी से रिकवर हो रहा है वो 98.68% करेक्ट। तो ये लीज फाइनेंस, ये तो क्वेश्चन ने तो वैसे ही बोल दिया ये फाइनेंस लीज है, लेकिन मैं आपके सामने सारी बातें रखने जा रहा हूँ। अच्छा, अब क्योंकि लेसोर जो है वो कौन है, लेसोर कौन है, नॉन डीलर है ना, आवाज ही नहीं यार किसी। लेसोर कौन है, नॉन डीलर है। तो अभी तो हम एसिड क्रेडिट करेंगे ना बुक्स में से, लेसोर की बुक्स में से एसिड क्रेडिट कर देंगे, एसिड डिस्पोज ऑफ कर देंगे, यस और नो बताइए। भाई सबसे पूछ रहा हूँ भाई, सबसे पूछ रहा हूँ। अभी तो हम एसिड क्रेडिट कर देंगे, लेकिन अगर लेसोर कौन होता, लेसोर कौन होता, डीलर होता, मैन्युफैक्चर होता, तो फिर क्या रिकॉर्ड करते, सेल रिकॉर्ड करते। सेल रिकॉर्ड करने के लिए स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सेल रिकॉर्ड करने के लिए स्टैंडर्ड ये बोलता है कि सेल रिकॉर्ड की जाएगी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू जो लेसी से रिकवर हो रही है उस पर, या फेयर मार्केट वैल्यू पर, विच एवर इज लोअर। देखो अब तक तो फेयर मार्केट वैल्यू थी ना, मैंने एक बात नहीं ऐड कर दी ना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें यूजीआर भी नहीं थी। तो जहां पर यूजीआर भी होगी वहां पर लेसी से जो अमाउंट रिकवर होगा वो पूरी फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं होगा, बल्कि उससे थोड़ा कम होगा। तो IFRS 16 क्या बोलता है कि लेसोर अगर डीलर या मैन्युफैक्चरर है तो वो सेल रिकॉर्ड करेगा किस पर, सेल रिकॉर्ड करेगा किस पर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, वो सेल किस पे रिकॉर्ड करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एंड फेयर मार्केट वैल्यू। जरा बताइए फेयर मार्केट वैल्यू कितनी, 82,000। तो इन दो में जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चर डीलर के अंदर 82 लेंगे या 80 लेंगे, ये भी एक केस है जो समझाऊंगा मैं आपको आगे चल के। तो बेटा टेक्निकल बातें बहुत सारी करना बाकी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। खैर मेरा डिस्कशन तो ये है कि आज आपके सामने बहुत सारी बातें रख दूं
ताकि हम आगे आगे की तैयारी करना शुरू कर दें और हम स्टैंडर्ड को डील करना सीख जाएं। ठीक है, तो अब आपके सामने एक तरफ लेसी की अकाउंटिंग करने जा रहा हूं और दूसरी तरफ लेसॉर की अकाउंटिंग परफॉर्म करने जा रहा हूं। बेटा जरा देखिएगा, इन द बुक्स ऑफ लेसॉर, इन द बुक्स ऑफ लेसी, तवज्जो दरकार है बहुत ज्यादा। सबसे पहले लेसॉर डीलर है, तो इसने मान लीजिए 1 जनवरी को फर्स्ट जनवरी 2011 को मशीन परचेज की। कितने की? 80,000। बैंक क्रेडिट किया 80,000 से। उसके बाद इसने ये एसेट लीज पे देने के लिए इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर, तो वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी हमने उसी में कैपिटलाइज कर दी। इसको बोलेंगे हम आईडीसी। इस पे भी डिस्कशन करना है तभी ले। 2000 से हमने इस वैल्यू को और बढ़ा दिया। ठीक है जी, अब इसी डेट पे एसेट लीज पे जा रहा है, तो मैं ग्रॉस अप्रोच अगर फॉलो करूं तो एफएलआर डेबिट हो रहा है, एफएलआर डेबिट हो रहा है ग्रॉस अमाउंट पर, यानी जीआईएल के बराबर। और जीआईएल वैल्यू आप जानते हैं क्या है, अभी वर्किंग की हुई है आपने। जीआईएल टोटल कितना है? ग्रॉस लेसॉर ने इस पूरी लीज से कितना रिकवर करना है? ग्रॉस लेसॉर ने इस पूरी लीज से 1,18,000 रिकवर करना है। ठीक है जी, कितना हो गया बेटा? 1,18,000। और अब मशीन क्या कर दिया आपने? मशीन क्रेडिट कर दी कितने से? 82,000 से, इंक्लूडिंग इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो डिफरेंस क्या बन गया आपका? यूएफआई अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितने से? 36,000। अब ये एसेट कौन रिसीव कर रहा है? इसका राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कौन एक्वायर कर रहा है? इसका राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट लेसी एक्वायर कर रहा है। फर्स्ट जनवरी 2011 को ये एंट्री बनाएगा, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट डेबिट लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। ये किस पे रिकॉर्ड करेगा? ये किस पे रिकॉर्ड करेगा? जितनी पेमेंट इसने करनी, इसने जो पेमेंट करनी है वो ये है। ठीक है, इसने जो पेमेंट करनी है वो ये है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है 80,919। तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट लेसी ने क्या अप्लाई किया? 80,919, उसमें यूजीआर भी शामिल नहीं होगा, यूजीआरबी की प्रेजेंट वैल्यू शामिल नहीं होगी। तो हमने क्या किया? हमने राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज किया 80,919, 80,919। ठीक है बेटा, अब कहाँ पहुंचे? अब पहुंचे 31 दिसंबर पर।
तो लेसी पेमेंट कर रहा है, लेसॉर पेमेंट रिसीव करेगा, तवज्जो चाहिए। तो लेसी पेमेंट करेगा, बैंक क्रेडिट किया उसने 18,000 से, फाइनेंस चार्ज डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन डेबिट, ये एंट्री सीखी थी हमने। अब 80,919 पे इंटरेस्ट लगेगा 0.10789। जरा बताइए कितना इंटरेस्ट बनता है बेटा, इंटरेस्ट बताइए कितना बनता है। $8,730 या 8,738, कंफर्म करें। कोई 730 बोल रहा है, कोई 738 बोल रहा है। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट क्या है क्वेश्चन में? एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 10.798। मैंने क्या लिख दिया? मैंने गलत लिख दिया, 10,798। सॉरी 10,000 बोल रहा हूँ, 10.798%। 10.798 चेक कीजिए बेटा क्या आंसर आता है। $10.798। जवाब दीजिए। 8,738। तो 8,738 जो है वो आपका फाइनेंस चार्ज आ गया। और बाकी प्रिंसिपल रीपेड कितना आया? प्रिंसिपल रीपेड कितना आया? 9,262। 9,262। ठीक है जी। अब उसको क्या करेगा? लेसी डेप्रिशिएट करेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit। ठीक है जी। अब क्या करेगा? 80,919 माइनस GRV कितनी? 8,000 डिवाइडेड बाय 6। तो बताइए डेप्शन क्या आई आपके पास? क्या डेप्शन आई आपके पास बेटा? डेप्रिसिएशन क्या आई बेटा आपके पास? कितनी डेप्शन आ गई आपके पास? 12,153। ठीक है जी। ये तो एक साल की अकाउंटिंग कंप्लीट हुई लेसी की बुक्स में। अब आते हैं लेसॉर की बुक्स में। तो लेसॉर क्या करेगा? और ये मान रहे हैं हम कि दोनों का ईयर एंड सेम है, जरूरी नहीं कि लेसी और लेसॉर का ईयर एंड सेम हो सकता है इनमें से किसी का एक ईयर एंड 30 जून पे भी हो सकता है। तो ये तो इत्तेफाक हम मान लेते हैं कि भाई अभी बात को आसान करने के लिए दोनों का ईयर एंड सेम है, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल लेके चल रहे हैं दोनों को। तो हम पहुंचे भाई 31 दिसंबर 2011 पर, और लेसॉर को क्या मिल रहा है? पेमेंट मिल रही है सीधी सीधी। तो ग्रॉस पेमेंट आई 18,000 से बैंक डेबिट, 18,000 से FLR क्रेडिट। तो नाउ लेसॉर का NIL कितना आया था? 1,18,000 माइनस 36,000 कितना बनेगा बेटा? 82,000। तो अब लेसॉर इंटरेस्ट अलग अमाउंट पे निकालेगा, और लेसॉर जो एंट्री पास करेगा वो एंट्री क्या होगी? UFI डेबिट, FI क्रेडिट। कितने अमाउंट पर? कितने अमाउंट पर? 82,000। 82,000 इंटू 0.10798। बताइए 82,000 का 82,000 का 82,000 का 0.10798 कितना बनता है?
8,854। ठीक है जी। तो ये मैंने आपके सामने बुनियादी तौर पे फर्क रख दिया यार लेसी और लेसोर की अकाउंटिंग में। अब मतलब समझने वाली बात है कि वो चीज फर्क कैसे होगा। वो फर्क करने वाली चीज क्या होगी? वो फर्क करने वाली चीज है यूजीआरबी। तो यूजीआरबी के होने से इंटरेस्ट के अमाउंट में लेसी और लेसोर की बुक्स में फर्क आएगा, अगर दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भले सेम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए बेटा। सवाल जवाब दीजिए बेटा। कोई सवाल है यहां तक, कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए बेटा। कोई क्वेश्चन आपका, रिस्पॉन्स कर दीजिए बेटा। सब लोग टाइम लेते हैं आप लोग बहुत रिस्पॉन्स करने में। हाँ बेटा, सबसे पूछ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर सबको बेटा? सबको ये दोनों की पैरेलल अकाउंटिंग समझ में आ गई? अब ज्यादा कब समझ में आएगी? आप समझ जाए, अब ज्यादा कब समझ में आएगी? जब आप दोनों के 6 साल पूरे करेंगे, ऐसा ही ना? ज्यादा कब समझ में आएगी? जब आप दोनों की अकाउंटिंग के 6 साल पूरे कर लेंगे, दोनों का शेड्यूल अलग अलग बनाएंगे। लेसोर का शेड्यूल 82,000 पे बनेगा, लेसोर का शेड्यूल 82,000 पे बनेगा, और अब लेसोर और लेसी का शेड्यूल 80,919 पे बनेगा। ख्याल करें इस बात का। दोनों के एसओएफपी और एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बन जाएंगे। क्या ख्याल है फिर? अच्छा ख्याल है ना? चलें, आप ये करें, सुने, आप ये करें कि आप अगले 2 साल की अकाउंटिंग परफॉर्म करें। आप अगले 2 साल की अकाउंटिंग परफॉर्म करें। शेड्यूल आप 6 साल का बनाएं पूरा, लेसी का भी और लेसोर का भी। शेड्यूल में एग्जामिशन नहीं दे रहा मैं आपको। 2 साल की फर्दर अकाउंटिंग कर लें लेसी और लेसोर की, लेकिन शेड्यूल पूरा 6 साल का बनाए। दोनों की वैल्यू नील कर दें, लेसी की बुक्स में भी नील कर दें और लेसोर की बुक्स में भी नील कर दें। बेटा कल मत करो, हो सकता है मैं आज रात को क्लास ले लूं। अभी आपको दोबारा बुला लूं आप लोगों को रात को 10:30 बजे। फिर क्या करोगे? मैं चाह रहा हूं कि टाइम बड़ा कम रह गया। आज 28 तारीख हो गई, फिर 2 तारीख, 2 दिन और हैं अप्रैल के, और उसके बाद 12 दिन उधर मई में, फिर तो आपका रिजल्ट आ गया। ये स्टैंडर्ड मैंने एक डायरेक्ट एक तवील स्टैंडर्ड को शुरू कर दिया है। अगर मैं कोई छोटा स्टैंडर्ड उठाता तो मैं वो जल्दी कवर कर लेता, लेकिन मुझे पता है डिटेल स्टैंडर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले कवर किया है, भले इस पर टाइम लग जाए। भाई रात को अगर सब लोग 10:30 बजे हों, रेडी हों, एग्री हों, तो मैं बुला लूंगा सबको रात को। बेटा तो हुजूर अहमद 10:30 पे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बेटा? कल भी तुम्हारा ये मसला था, आज भी तुम्हारा ये मसला है। जवाब दीजिए। बताइए। बेटा 12 बजे अब तुम खुद सोचो ना, 12 बजे फिर सहरी भी करनी है, उसके बाद आगे चीजें लेके चलनी है। ऐसा नहीं है ना, कुछ फिजिबल टाइम रखो, सही टाइम रखो। 8 बजे, 8 बजे सब लोग एग्री हो जाएं। पूछ लो सबसे 8 बजे पे अगर एग्री हो। अफ्तार के बाद 8 बजे, अगर अफ्तार के बाद सब लोग 8 बजे। अब ये सब कोई रिकॉर्डिंग में जा रहा है यार। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा।
3 साल की 2 साल की वारंटी बनाइएगा और 6 साल का शेड्यूल कंप्लीट कीजिएगा, लेस और लेस और दोनों का, ताकि आपका आइडिया जनरेट हो कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे चीजों को। ठीक है, तो उम्मीद की जा सकती है आपसे, आप इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। फिर चंद बातें और करेंगे इसके ऊपर अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास इंशाल्लाह शाम में अगर होगी तो शाम में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।